बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म या समावयवता। आइसोमेरिज्म या समावयवता को डिस्कस किया था और जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावता, स्थान समावता और क्रियात्मक समावता। 3 समावता पढ़ ली थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आज अभी मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। मेटामेरिज्म या मध्यावयवता क्या होती है? जिसमें कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ऐसे कंपाउंड में जिसकी वैलेंसी 2 या 2 से अधिक होती है, तो उनके दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं उनकी कार्बन की संख्या में अंतर आ जाता है, अंतर होता है, उसी में मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो करता है? जैसे कि ईथर, एस्टर, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। अब मेटामेरिज्म या मध्यावयवता में देखिए जैसे कि ये ईथर है, कीटोन है, एस्टर है, ये मध्यावयवता को शो करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी और टर्सरी एमीन भी शो करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसमें जैसा कि C2H5O, C2H5। अब देखिए ये ईथर है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इसके दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही एल्किल ग्रुप में क्या है? कार्बन 2-2 है। अब इसी का दूसरा आइसोमर लिख दिया जाए, जैसे कि CH3O और C3H7। ठीक है ना? अब दोनों में देखिए इसमें 2-2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ऊपर वाले का इसका होगा मेथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना? एथॉक्सी एथेन और मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इन दोनों में देखिए दोनों आइसोमर हैं, इनमें मध्यावयवता है मेटामेरिज्म में। ठीक है ना? इसमें दोनों में देखो क्या कार्बन की संख्या 2-2 है दोनों तरफ, और इसमें क्या एक तरफ 1 हो गया, एक तरफ 3 हो गई, तो नंबर तो उतने रहते, लेकिन इसमें ये पोजीशन बदल जाती है। तो इस प्रकार ये मध्यावयवता है ईथर में। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ये कीटोन में C2H5 CO C2H5। इसी तरह से CH3CO C3H7। ठीक है? अब ये एग्जाम्पल इसमें भी मध्यावयवता है। कीटोन की भी वैलेंसी 2 होती जैसे कि ईथर की। अब देखिए इसमें दोनों ओर एथिल लगा हुआ है जिसमें कार्बन 2-2 है, और नीचे में देखिए इसमें 1 और 1 कार्बन है, और दूसरी तरफ इसमें कार्बन की संख्या 3 है। ठीक है ना?
तो अब ये ऊपर का नाम क्या होगा इसमें? यहाँ पर 2 कार्बन है और ये तीसरे कार्बन पर कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन के लिए क्या लग जाता है? ओन। ठीक है ना, सफिक्स के लिए ओन लग जाता है, तो इसका नाम जब क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन कितने हैं? 2, 2, 4 और 1, 5, तो 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर कीटोन लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC 2 पेंटेनोन। ठीक है ना, ये 3 पेंटेनोन और 2 पेंटेनोन। तो इस प्रकार इसमें भी मध्या होता है या मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म या मध्या होता, ईथर में देखा, कीटोन में देखा। इसी तरह से एस्टर सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में भी होता है, मध्या होता है। ठीक है ना, बीच में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसके दोनों ओर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं या 3 लगे हुए हैं, तो उन एल्किल ग्रुप में कार्बन की जो नंबरिंग है, कार्बन की जो संख्या है, उसमें चेंज हो जाता है। इसी से उत्पन्न होती है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। ठीक है ना, तो ये मध्यावयवता हो। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसी के आगे, जो है टाटोमेरिज्म। ठीक है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं चलावयवता। ठीक है ना, इसको कहते हैं चलावयवता या टाटोमेरिज्म। अब जैसे इसका नाम है चलावयवता, मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिनमें कि रिएक्शन होता रहता है, और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लगातार बदलता रहता है। अर्थात इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, हिंदी में कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसमें यह होता है कि इसमें कीटोन रूप जो होता है वो इनोल में बदलता रहता है और इनोल कीटो में बदलता रहता है। एनोल और कीटो ये रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं, कीटो और इनोल रूप। तो ये अभिक्रिया चलती रहती है। जैसे देखिए यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। ठीक है ना, कीटोन। अब इसमें क्या होगा, यहां पर CH3 से एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो बॉन्ड ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो ये CH2 बचेगा और ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा ऐसे, इस तरह से C। ठीक है, और यहां पर ये OH लग गया और आगे ये CH3। ये कीटो रूप है और ये इनोल रूप है। कीटो रूप और इनोल रूप में क्या हुआ, यहाँ पर ये बॉन्ड नीचे आ गया और ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया। ठीक है ना, ये परिवर्तन होता रहता है। अब इसमें ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, हिंदी में भी इसको कहेंगे कीटो इनोल फॉर्म। तो इसमें ये हाइड्रोजन की पोजीशन, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार बदलती रहती है ना। ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो हाइड्रोजन नीचे आके यहाँ CH3 लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये कीटो इनोल में और इनोल कीटो में बदलता रहता है। यह अभिक्रिया रिएक्शन चलती रहती है। इसीलिए यहाँ पर जो निशान लगाते हैं ये उत्क्रमणीय का या रिवर्सिबल मार्क लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है ना,
इस तरह से ये रिवर्सिबल मार्क लगा दिया जाता है। तो ये कीटो इनोल में और इनोल कीटो में बदलता रहता है। इसीलिए चलावयवता को या टाटोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, या हिंदी में भी इसको कीटो इनोल समावयवता कह सकते हैं। ठीक है ना, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या कीटो इनोल समावयवता कहा जाता है टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें कीटो रूप इनोल में और इनोल रूप कीटो में बदलता है, और इनके बीच में आइसोमेरिज्म समावयवता होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको चलावयवता, और ये अभिक्रिया चलती रहती लगातार, रुकती नहीं है, इसीलिए इसको चलावयवता कहा जाता है। ठीक है ना, तो मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। अब इसी के बाद लास्ट में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, कौन सी? रिंग चेन आइसोमेरिज्म या चक्रीय श्रृंखला समावर्तन, चक्रीय श्रृंखला समावर्तन या रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, रिंग भी बनती और चेन भी बनती। ठीक है ना, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने बताया था, क्या इसका कॉमन फॉर्मूला CnH2n। CnH2n फार्मूला किसका होता है? एल्कीन का भी होता है और एलिसाइक्लिक का भी होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कीन और एलिसाइक्लिक। तो अब इसमें देखें रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, जैसे कि यहाँ पर जो रिंग बननी है, रिंग तो उसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3। ठीक है ना, 2 कार्बन से या 1 कार्बन से रिंग नहीं बनेगी, तो यहाँ पर 3 रख देते तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से ये रिंग बन गई। C3H6 हाइड्रोजन कार्बन से दुगने हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एलिसाइक्लिक। और इसी प्रकार से ये तो रिंग बन गई, और इसी प्रकार से इसमें एक चेन बनेगी। अब चेन में देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दिए, इसमें एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो देखिए ये 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन, और ये होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसमें जैसे कि चक्रीय श्रृंखला समावता में या रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में जैसे ये 3 कार्बन का बना है, उसी तरह आप 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का बना सकते हैं। ठीक है ना, जो रिंग बनेगी उसके नाम के आगे साइक्लो लग जाएगा। 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 हुआ तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन। और जो रिंग बनेगी उसमें कार्बन की रिंग बनेगी, और हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो ओपन चेन उतने बनाएंगे, तो ओपन चेन में कहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड लगा देंगे, और बाकी सभी हाइड्रोजन को कार्बन को हाइड्रोजन से सिचुएट कर देंगे। सभी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार बताए थे? 6। नंबर 1 पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
मेटामेरिज्म, टर्टोमेरिज्म और रिंग चेनिज्म, 6 प्रकार हो गए। ठीक है ना, 6 पार्ट पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टर्टोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, 6 हो गए। या श्रृंखला समझौता, स्थान समझौता, क्रियात्मक समझौता, और ये मध्यावयवता, चलावयवता, और ये चक्रीय श्रृंखला समझौता। तो इस प्रकार से संरचनात्मक समझौता के ये चारों भाग, 6 भाग थे, 6 प्रकार। इन सभी को उदाहरण सहित हम लोगों ने समझ लिया कि ये होते क्या। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसी का जो दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या इसे कहते हैं त्रिविम समझौता, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।